Okay, good afternoon to everyone. Am I audible to everyone? Sir. Okay, thank you for the confirmation. Actually, I'm a bit unwell today, so anyways, continue करते हैं. Please put your name and roll number in the chat box as usual. I can see total 17 students are there who participate in the class. ठीक है. थोड़ा सा हो सकता है वॉल्यूम डाउन रहा है आज, तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बट स्टिल वी विल ट्राई टू कोप अप. ठीक है. देखिए, yesterday we left at array. तो मैंने आपसे कहा था कि array जो है it is just same concept है ना, सेम एज सी लैंग्वेज के अंदर जैसे आप यूज करते थे, कोई बहुत डिफरेंस नहीं है. और array से हमारा इस टाइम को बहुत लेना देना भी नहीं है, क्योंकि हमें ज्यादातर फोकस करना है उसके कॉन्सेप्ट पे. इट्स अ ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट. ठीक है. थर्ड थिंग वाज पार्ट इन जावा. इट्स अ इम्पोर्टेंट पार्ट इन जावा, नॉट वाज. ठीक है. जहां पे हम किसी एक क्लास के डेटा को दूसरी क्लास के अंदर यूज करने की बात करते हैं, तो इस प्रॉपर्टी को एंजॉय करने के लिए, इनहेरिटेंस को एंजॉय करने के लिए हम लोग जो है वो इंटरफेस का यूज करते हैं, इंटरफेस का इस्तेमाल करते हैं. इंटरफेस हमें हेल्प करता है इस चीज को मैनेज करने में. कैसे करता है वो हम बाद में देखेंगे, जब हम इनहेरिटेंस पे आएंगे तब एक्चुअली पता चलेगा. बट फॉर नाउ, बिकॉज इट्स ऑल्सो अ डेटा, इट्स अ टाइप ऑफ डेटा बेसिकली वी आर यूजिंग. सो इंटरफेस जावा का एक बहुत इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है, जो कि पहले C++ में नहीं था. इट वाज नॉट अवेलेबल इन C++, एंड इट एक्ट लाइक अ टेम्पलेट. लाइक टेम्पलेट की तरह काम करता है. ठीक है, जब हम इसको इम्प्लीमेंट करवाते हैं. दूसरी बात, क्लास की तरह का डेटा टाइप है भी. इट्स नॉट डिफरेंट. सो इट इज ऑल्सो लाइक क्लास, इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेफरेंस वेरिएबल. ठीक है. इट डज नॉट स्टोर एनी वैल्यू like class. It does not store any value. It denote or it refer the address of other values basically. ठीक है. और क्लास की तरह हम इसका जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते. हम क्लासेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, हमने पिछली क्लास में देखा. ठीक है. मैंने आपको तरीका बताया था, ऊपर बताया था मैंने आपको. देखिए, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका मैंने ये रहा. जैसे अकाउंट नाम की क्लास है, तो ACC नाम का आपने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया इक्वल टू न्यू अकाउंट. इससे आपने ऑब्जेक्ट बना लिया. बट आप इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते. वी कैन नॉट मेक ऑब्जेक्ट्स फॉर द इंटरफेसेस. वी कैन नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट्स अल्टीमेटली फॉर द इंटरफेसेस. ठीक है. दिस इज अनदर प्रॉपर्टी. एंड we also cannot, we can declare some variables in the interface, but we cannot declare methods. like हम डिक्लेयर भी कर सकते हैं, लेकिन डिफाइन नहीं कर सकते. आपने ऐड नाम का कोई फंक्शन डिक्लेयर तो कर दिया एक इंटरफेस के अंदर, लेकिन आप वो ऐड नाम का फंक्शन डिफाइन जब होता है, उसमें वेरिएबल्स इस्तेमाल होते हैं, लॉजिक लगता है, पूरी डेफिनेशन आप डिफाइन करते हैं किसी मेथड की, फंक्शन की, तो वो आप इंटरफेस के अंदर नहीं कर पाएंगे. दैट इज नॉट अलाउड इनसाइड द इंटरफेस. ठीक है. ठीक है. एंड like in Java there is a default class known as thread. So this is an example how we can implement a runnable interface. Like we can create an interface like this. Runnable, it is the kind of interface we are making. It's like object type. हम इसे represent T से कर रहे हैं, यहाँ पे object नहीं है, हम representation is equal to new thread, और ऐसा आपका एक इंटरफेस बन जाता है. ठीक है. तो अभी सिर्फ एक ओवरव्यू बता रहा हूँ मैं इंटरफेस के बारे में. यूज हम इसको एक्चुअली में इनहेरिटेंस के अंदर करेंगे, तब जाके आप उसको देख पाएंगे. ठीक है. ऑपरेटर्स के बारे में कुछ बहुत ज्यादा डिटेल हमें नहीं बताना, क्योंकि आप ऑलरेडी सी के अंदर असाइनमेंट ऑपरेटर, इक्वल टू को आप लेते हैं, अर्थमेटिक, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉडुलस, ये सब आप यूज कर चुके हैं. रिलेशनल ऑपरेटर जो है वो आपका अक्सर आप देखते हैं लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सब यूज कर चुके हैं. ठीक है. लॉजिकल वगैरह सभी होते हैं, रिलेशन वगैरह. बिटवाइज ऑपरेटर आर न्यू ऑपरेटर्स इन जावा. ठीक है. अभी हमारे सब्जेक्ट के स्कोप से बाहर है, बहुत ज्यादा यूज भी नहीं होते हैं, बहुत रेयरली यूज होते हैं. कंडीशनल ऑपरेटर यूज होते हैं, नो डाउट. ठीक है. तो ये सब मैंने उसका टेबल बना रखी है बाकायदा, कि आप कब असाइनमेंट ऑपरेटर किसे कहेंगे, इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, है ना. सबके सब आपके असाइनमेंट ऑपरेटर में आ गए. फिर अर्थमेटिक ऑपरेटर में आपके प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन, मॉडुलस, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, ये सब आपके जो है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में आ जाएंगे. देन आपका रिलेशनल ऑपरेटर है. रिलेशनल ऑपरेटर में ये रहा आपका लेस देन इक्वल टू, जो मैंने आपको ऊपर बताया. लॉजिकल ऑपरेटर है. ठीक है. एंड, और, नॉट,
आप पढ़ चुके होंगे इनको, एंड और नॉट। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा होगा इनका यूज क्या है क्या नहीं है। और सी के अंदर भी आपने कोड लिखा होगा, बहुत जगह इस्तेमाल, लॉजिक में बहुत जगह यूज पड़ता है इनका, हम यूज करते हैं। ठीक है, बिटवाइज ऑपरेटर ये होते हैं, अल्टीमेटली हम इंटीजर्स के ऊपर ही अप्लाई कर सकते हैं इनको नॉर्मली। ठीक है तो जस्ट गो थ्रू दैट पार्ट कि क्या क्या है ये, कैसे कैसे यूज हो रहे हैं, और अगर कोशिश करेंगे तो थोड़ा इनको प्रैक्टिकल करके इनका देखिए। ठीक है, शिफ्ट ऑपरेटर इस तरीके से काम करता है, बाइनरी शिफ्ट, राइट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट बोलते हैं इनको। ठीक है, वैल्यूज देने काम आता है। टर्नरी ऑपरेटर जो है वो कंडीशनल ऑपरेटर ही होते हैं, बट ये दो कंडीशन भी होते हैं। जैसे आपने सी के अंदर ये वाला जरूर पढ़ा होगा टर्नरी ऑपरेटर, कि जेड की वैल्यू क्या होनी चाहिए। जेड की वैल्यू क्या होगी, अगर एक्स ग्रेटर देन वाई है तो ये कहता है, अगर कंडीशन ट्रू है, ये कंडीशन ट्रू है तो वैल्यू जेड की एक्स होगी। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो जेड की वैल्यू वाई होगी। तो इन्हें हम टर्नरी ऑपरेटर कह देते हैं। बहुत ही बेसिक है, इनको बहुत ज्यादा यूज नहीं है। आप जब नॉर्मल लॉजिक लिखते हैं तो आप इनका इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे कोई खास पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट रिवीजन कीजिए। एरेज मैं बता चुका हूँ आपको, अभी डेटा स्ट्रक्चर है जिसका काम होता है सिमिलर काइंड ऑफ वैल्यू को स्टोर करना। देखिए, एरेज पे फोकस करिए थोड़ा सा, कर भी चुके होंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। व्हाट इट डू बेसिकली, इट स्टोर्स अ कलेक्शन ऑफ वैल्यूज ऑफ सिमिलर काइंड, एक जैसी वैल्यू होती है, यानी कि सारे एक एरे इंटीजर का हो, सारे उसमें इंटीजर वैल्यू आएंगे। ऐसा आप नहीं कर सकते कि आप इंटीजर भी डाल लेंगे, कैरेक्टर डाल लेंगे, फ्लोट डालेंगे, नहीं। तो एरे जो है वो कॉमन या सिमिलर वैल्यूज के ऊपर ऑपरेट किया जाता है। ठीक है, और जावा के अंदर भी वैसे ही कॉन्सेप्ट है जैसे सी के अंदर था। जीरोथ पोजीशन से स्टार्ट होता है, पहला इंडेक्स आपका यहाँ पे जीरो होता है, जीरो इंडेक्स होता है, देन वन आएगा, देन टू आएगा, इस तरीके से काम करेगा ये। ठीक है, ये आपकी वैल्यू स्टोर हो रही है। सिक्स लोकेशन पे आपकी 55 वैल्यू, एरे की लेंथ 9 है। 9 इसलिए क्योंकि हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, 8 तक जा रहे हैं, तो टोटल लेंथ एरे की जो है 9 हो जाएगी। ठीक है, और अगर आप देखें तो ऐसे आप देखेंगे सिक्स पोजीशन नंबर दे रखा है, बट एक्चुअली में पोजीशन जो है वो सेवंथ है। क्यों, 1 2 3 4 5 6 7, तो पोजीशन कौन सी है, सेवंथ पोजीशन है। तो उस पर आपकी जो वैल्यू है वो 65 स्टोर है। तो ये एरे को डिक्लेयर करना, क्रिएट करना, मैंने आपको बताया था, ये तरीका होता है किसी भी एरे को डिक्लेयर करने का। या वैल्यू को इनिशियलाइज भी कर सकते हैं आप हाथों हाथ। ठीक है, ये फॉर लूप के थ्रू हम इनपुट लेते हैं या वैल्यू प्रिंट करते हैं, स्कैन करते हैं। तो इट इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, लाइक यू कैन गो थ्रू द एरे पार्ट। फिर भी मैंने काफी डिटेलिंग में बता रखा है इसके अंदर। ठीक है, सो लेफ्ट इट, नाउ वी कैन डिस्कस अबाउट द मेजर पार्ट ऑफ आवर कॉन्सेप्ट, दैट इज ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस। इसके बारे में कल भी मैंने डिस्कशन किया था, और आज फिर से उसको रिपीट करते हैं। देखिए, प्रोग्रामिंग की दुनिया में पहले से आपसे कोई बंदा ये पूछ सकता है कि बताइए साहब, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम कोई भी अगर लैंग्वेज ऑप्ट कर रहे हैं, वेदर इट इज सी प्लस प्लस, जावा, पीएचपी, पाइथन, पर्ल, कुछ भी यूज कर रहे हैं, तो हम ऑब्जेक्ट किसे बनाएंगे, किसे क्लास कहेंगे और किसे ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो देखिए, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, एज इन डेली लाइफ वी सी ओनली ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, ईदर इन लिविंग फॉर्म और नॉन लिविंग फॉर्म। ठीक है, लिविंग एंटिटी और नॉन लिविंग एंटिटी को ही हम ऑब्जेक्ट करार देते हैं एज पर आवर नेम, है ना। अब ऑब्जेक्ट का क्या है कि अगर कोई चीज ऑब्जेक्ट है तो ऑब्वियसली है उसके कोई ना कोई फीचर्स जरूर होंगे, फीचर्स होंगे, या कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहते हैं आप कई दफा ना, आप ज्यादा अच्छा समझ पाएंगे कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे पेन है, तो पेन का अपना एक कलर भी है, पेन का साइज भी है, पेन की कैप है, और उसके बहुत सारे फीचर्स हैं। ऐसे व्हीकल है कोई, उसके अपने अपने फीचर्स हैं। ठीक है, तो वी पीपल ऑलवेज हैव फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशन फॉर एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, जिसपे हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें, जिसपे हम कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें। ठीक है तो एग्जांपल लेते हैं, जैसे एग्जांपल है मोटर बाइक, या बाइक ले लेते हैं, आप खाली मोटर बाइक बोलते हैं, बाइक हमने कह दिया, एक ऑब्जेक्ट है। आप देखिए, बाइक के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, फीचर्स हो सकते हैं, जैसे उसके टायर्स हैं, नंबर ऑफ टायर्स 2 होते हैं, कलर है, ब्लैक हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, नंबर ऑफ गियर, कुछ बाइक्स 4 गियर की आती हैं, कुछ 5 गियर्स की आती हैं, कुछ 7 गियर्स की भी आती हैं। ठीक है, तो तो अल्टीमेटली इन 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 फीचर्स के ऊपर आप कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन आप अगर देखें तो चाहे आप बाइक लीजिए, चाहे आप प्लेन लीजिए, चाहे आप कार लीजिए, बस लीजिए, ऑटो रिक्शा लीजिए, कुछ भी लीजिए, ये इन सब में एक कॉमन बात क्या है कि इनके कॉमन प्रॉपर्टी क्या है कि दे आर यूज फॉर द ट्रांसपोर्टेशन पर्पस, लाइक दे पीपल आर जस्ट कैरिंग पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, इसके अलावा भी और प्रोसेस हो सकते हैं, बट दिस इज द मोस्ट कॉमन थिंग अल्टीमेटली। अब आप देखिए, सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स हैं।
अगर इन सारे जितने भी आपके एंटिटीज हैं, लाइक कार है, बस है, प्लेन है, आप इन सबको ऑब्जेक्ट्स मानते हैं, तो फिर ये ऑब्जेक्ट किस चीज के हैं? तो हम कह सकते हैं एक क्लास, हमारे पास कॉमन क्लास है, दैट इज कॉल्ड व्हीकल। ये सारे व्हीकल हैं, आप बस को भी व्हीकल कहते हैं, आप कार को भी व्हीकल कहते हैं, आप प्लेन को भी व्हीकल कहते हैं, आप बाइक को भी व्हीकल कहते हैं, ठीक है। तो वी आर हैविंग अ कॉमन क्लास दैट बाय नेम व्हीकल, एंड दीज कार बस प्लेन आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ दिस क्लास व्हीकल, ठीक है। इस क्लास व्हीकल के सारे सारे ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो है वो प्रोग्रामिंग के अंदर इस्तेमाल करती है। वो कहती है हमारे पास तो एक क्लास होनी चाहिए जिसके अंदर हमारे पास बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, वेरिएबल होने चाहिए, फंक्शन होने चाहिए, और हम जब भी उन फंक्शंस को, मेंबर फंक्शंस को या इंस्टेंस वेरिएबल्स को यूज करना चाहें तो हम क्लास का ऑब्जेक्ट बना के उन्हें यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं एक सिंपल डेफिनेशन में आपसे कहूं कि व्हाट इज क्लास, तो क्लास इज नथिंग बट इट इज अ ब्लूप्रिंट, इट इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कि ऑब्जेक्ट्स क्या क्या हैं, उसके ऊपर क्या क्या होगा, उन सब का एक ओवरव्यू हमें क्लास बताती है। क्लास देखने से पता चलता है कि उसके अंदर कितने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए जा सकते हैं और ऑब्जेक्ट्स के ऊपर क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते हैं, ठीक है। तो दो चीजें, एक तो ऑब्जेक्ट्स, दूसरा आप ये बताइए कि उसके ऊपर कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते हैं, ठीक है। एक सेकेंड आई, मैं अभी क्लास चली, क्लास के बाद करूँ, ठीक है। ठीक है, तो अब कहने का मतलब ये कि क्लास के अंदर, जावा के अंदर जो है हर चीज जो है क्लास के अंदर डिक्लेयर की जा सकती है, हर चीज की फंक्शनैलिटी क्लास के अंदर ही परफॉर्म होगी, ठीक है। और एक एग्जांपल आप ले सकते हैं छोटा सा अकाउंट्स का, कि अकाउंट जो है बेसिकली वो क्या है, ठीक है। अकाउंट जो है एक बैंक के अंदर जब कभी भी आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, लेन देन करते हैं, तो उस केस के अंदर आपके पास अकाउंट, आप बैंक में जाते हैं तो आपको बैंक अकाउंट की कैटेगरी प्रोवाइड करता है। ये हमने कल भी डिस्कस किया था, वी पीपल हैव मल्टीपल टाइप ऑफ अकाउंट्स, लाइक वी हैव करंट अकाउंट, वी हैव सेविंग अकाउंट, एंड दीज ऑल अकाउंट आर कंसिस्टिंग सम काइंड ऑफ डेटा ट्रांजेक्शन। जैसे लिमिट्स है, सेविंग अकाउंट की अलग है, करंट अकाउंट की अलग है, लोन अकाउंट की अलग होती है, ठीक है। तो अब अगर मैं आपको ओवरव्यू एक जनरल एंटिटी बताऊं, तो अगर आप मान के चलिए कि बैंक है, ठीक है, तो बैंक के अंदर अकाउंट नाम की अगर क्लास है, अकाउंट नाम की क्लास है, तो इसके बहुत सारे ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। यानी कि कस्टमर 1 एक ऑब्जेक्ट है, कस्टमर 2 दूसरा ऑब्जेक्ट है, कस्टमर 3 तीसरा ऑब्जेक्ट है, कस्टमर 4 चौथा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये सारे कस्टमर ऑब्जेक्ट्स की तरह काम कर रहे हैं और अकाउंट क्लास की तरह काम कर रही है। क्यों? क्योंकि देखिए इस अकाउंट नाम की क्लास में जो भी फीचर्स होंगे, जैसे कि आपका अकाउंट नंबर, हर किसी को, वो तो कस्टमर 1 का भी होगा, कस्टमर 2 का भी होगा, कस्टमर 3 का भी होगा, सारे कस्टमर का कोई ना कोई अकाउंट नंबर होगा। टाइप ऑफ अकाउंट, सारे कस्टमर का कोई ना कोई टाइप होगा, चाहे वो सेविंग हो, चाहे वो आपका करंट हो, वट एवर यू आर टेकिंग, है ना। तो जो भी कॉमन प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स क्लास के हैं वो सारे कस्टमर एंजॉय कर रहे हैं। तो अगर आप एक प्रैक्टिकल एंगल से सोचें, तो जब भी कोई बैंक अपना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करके कोई सॉफ्टवेयर डिजाइन करता है, तो उसका उसका जो भी सॉफ्टवेयर है उसके अंदर जो बेस क्लास है उसमें सारे फीचर्स हैं, और जितने उसके कस्टमर हैं उनके जितने अकाउंट अलग अलग बने हुए हैं वो सब के सब अलग ऑब्जेक्ट से बनाए जाते हैं। तो आप ये मान के चलें कि अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का फीचर आप यूज कर रहे हैं तो किसी बैंक के पास 10 लाख कस्टमर है, तो उन 10 लाख कस्टमर का डेटा, यानी कि इंडिविजुअल अकाउंट का डेटा 10 लाख ऑब्जेक्ट बना के एक्सेस किया जाता है। यू कैन अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम, यानी एक सेपरेट, हर कस्टमर के लिए एक सेपरेट ऑब्जेक्ट होगा और हम उसी ऑब्जेक्ट के थ्रू उसका डेटा एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। अब इसको उसको देखो थोड़ा प्रैक्टिकल एंगल से, क्लास बनाई और हमने क्लास के अंदर इसका नाम रखा अकाउंट, क्योंकि हमने पता ही था क्लास कीवर्ड है, अकाउंट उसका नेम है, ये है नेम ऑफ क्लास, नेम ऑफ क्लास। अब इसके अंदर हमने कुछ मेंबर इंस्टेंस वेरिएबल लिए, जैसे एसीसी नंबर, अकाउंट नंबर, कस्टमर नेम, किसी न किसी बंदे का नेम जरूर होगा, मिनिमम बैलेंस की वैल्यू क्या होगी, अकाउंट का टाइप क्या है, सेविंग है या फिर करंट है,
इसकी भी एक वैल्यू होगी, है ना। तो सारे हमारे पास इंस्टेंस वेरिएबल है, और ये हमें बताते हैं कि इनका ऑब्जेक्ट कैसे, मतलब ये किस टाइप के दिखेंगे, इनमें क्या क्या वैल्यू स्टोर होगी और किस टाइप को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। इसके आगे हमने दो फंक्शन लिए, एक फंक्शन लिया अमाउंट डिपॉजिट के नाम से। देखिए एक चीज ध्यान रखिए, मैंने कल आपसे कहा था कि वी ऑलवेज यूज स्टैंडर्ड कैमल केसिंग, ठीक है, यानी कि पहला वर्ड छोटा है और दूसरा वर्ड कैपिटल है, अमाउंट डिपॉजिट, ठीक है। तो मैंने एक फंक्शन बनाया अमाउंट डिपॉजिट का, इसका जो मैंने डेटा टाइप दिया वो डबल दिया। क्यों? क्योंकि अमाउंट बहुत बड़ा हो सकता है, डेसिमल्स में हो सकता है, तो इसलिए मैंने डबल दिया, ना कि इंटीजर दिया। और इसका एक्सेस टाइप कैसे? पब्लिक, यानी कि इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है फंक्शन को विद इन अ क्लास, ठीक है। ये एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया हमने इसके अंदर AMT नाम से, और ये हमने लॉजिक लगा दिया कि मिनिमम बैलेंस प्लस अमाउंट इज इक्वल टू मिनिमम बैलेंस, और जब भी इस फंक्शन को कॉल किया जाए तो मिनिमम बैलेंस जो बंदे के अकाउंट में मेंटेन है वो वापस कर दिया जाए, यानी कि उसकी वैल्यू हमें मिल जाए। सपोज करो ये हो गया 10,000 रुपीज हमारा आंसर हो सकता है, ठीक है। देन पब्लिक डबल, दूसरा हमने अकाउंट लिया, अब ये तो हो गया आपका डिपॉजिट करने के लिए, ये हो गया विड्रॉ करने के लिए, दूसरा फंक्शन ले लिया विड्रॉ करने के लिए, सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं, ये भी मिनिमम बैलेंस आदमी का रिटर्न करेगा, बट ये रिटर्न करेगा जब उसे डिपॉजिट करना है। भाई जब भी आपके पैसे जमा होंगे, आप आए कि भाई 1,000 रुपीज मुझे अकाउंट के अंदर डालने हैं, तो मुझे पता होना चाहिए ना प्रीवियस बैलेंस क्या है। अगर मुझे प्रीवियस बैलेंस नहीं पता तो मैं नया बैलेंस कैसे ऐड करूंगा? पता चला प्रीवियस बैलेंस 4,000 रुपीज था, नया वाला आप जो आपने ऐड किया 1,000 है, तब जाके आपका अपडेटेड बैलेंस जो है वो 5,000 दिखाएगा। तो ऑब्वियसली एवरी टाइम यू नीड द प्रीवियस बैलेंस, ठीक है। देन विड्रॉ के अंदर भी यही है कि आपके अकाउंट से अगर पैसे विड्रॉ करने हैं तो मुझे पता होना चाहिए कि आपके अकाउंट में पहले पैसे कितने पड़े हुए हैं। सपोज करो 4,000 रुपीज पड़े हुए हैं, आपने कहा साहब मुझे तो 1,000 रुपीज निकालने हैं, तभी तो मैं आपका बैलेंस अपडेट करके बताऊंगा कि आप 1,000 रुपीज निकाल के आपका बैलेंस कितना बचा, 3,000 रुपीज बचा है। ये हमारा दो फंक्शन हो गए, सॉरी मेंबर फंक्शन हो गए, सॉरी, ठीक है। मेथड फंक्शन में इसलिए कह रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, अदरवाइज दीज आर कॉल्ड मेथड्स, दीज आर कॉल्ड, दो मेथड हो गए, और हमारे पास 1 2 3 4 इंस्टेंस वेरिएबल हो गए, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लिख लेते हैं इंस्टेंस वेरिएबल इज इक्वल टू 4 और मेंबर मेथड्स और फंक्शंस इज इक्वल टू 2, ठीक है। ये हो गया हमारा क्लास का ब्लूप्रिंट स्ट्रक्चर हो गया। अब देखिए हमने क्या किया, अब मुझे इनका डेटा यूज करना है, तो फाइनली मैंने एक अकाउंट नाम, ये अकाउंट जो है मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया। अच्छा आप में से किसी को पता है कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है? एनीवन हैविंग एन आइडिया अबाउट कंस्ट्रक्टर? यस सर। व्हाट इज कंस्ट्रक्टर एंड व्हाई वी यूज इट? यस मेहुल। फंक्शन का नेम सर हम सेम ले सकते हैं कंस्ट्रक्टर में। ओके, नो, ओके फाइन, दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंस्ट्रक्टर, बट आई एम आस्किंग कि व्हाई वी नीड टू क्रिएट अ कंस्ट्रक्टर? कंस्ट्रक्टर बनाएं क्यों, जरूरत क्या पड़ गई? हर चीज की यूटिलिटी होती है ना। सर न्यू इशिता, ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने के लिए। ओके, न्यू न्यू ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने के लिए, ओके, गुड, ग्रेट। एनीवन एल्स? ओके, लाइक इशिता वाज देयर, आई डोंट नो व्हाट वाज द नेम। तो लाइक इशिता सेड के हम कंस्ट्रक्टर क्यों बनाते हैं? देखिए जब भी आपने क्लास क्रिएट करी तो उस क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए, उससे फिर वैल्यू एक्सेस करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट चाहिए। अब ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हमें एक कंस्ट्रक्टर चाहिए ही चाहिए। अगर आपकी क्लास का कंस्ट्रक्टर नहीं बनेगा या आप नहीं बनाएंगे तो आप अपनी क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल और मेंबर मेथड्स को एक्सेस नहीं कर सकते। ये अच्छी तरह ध्यान से समझ लीजिए। सी प्लस प्लस आपने नहीं पढ़ी है या सी नहीं पढ़ी है, ठीक है। सी प्लस प्लस आप पढ़ते तो सी प्लस प्लस के अंदर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बन जाता है ऑटोमेटिकली जैसे आप क्लास लिखते हैं और क्लास आपका फिनिश होती है। क्यों? क्योंकि सी प्लस प्लस से मानती है कि आप कंस्ट्रक्टर बनाना हो सकता है भूल जाए, तो खुद ही बना देती है, ठीक है। अब यहाँ पे दो तरीके के कंस्ट्रक्टर आते हैं। कंस्ट्रक्टर का मतलब समझिए कि अगर आपको क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है तो आपको कंस्ट्रक्टर चाहिए। अब कंस्ट्रक्टर की जैसे मेहुल ने बताया कि कंस्ट्रक्टर का जो नाम होता है वो सेम उसी नाम से होता है जिस नाम से क्लास होती है। तो हमने देखिए ऊपर क्लास जो है वो आपकी अकाउंट नाम से बनाई,
इसलिए यहाँ पे कंस्ट्रक्टर का नाम जो है वो भी देखिए अकाउंट ही है। कंस्ट्रक्टर का नाम जो है देखिए ये भी अकाउंट है। ठीक है, अब आप इसे क्लास से कंफ्यूज मत करिए। नो, दिस इज नॉट अ क्लास। क्लास के ब्रैकेट में आर्गुमेंट्स नहीं आते जो हमारे यहाँ पे देखिए आ रहे हैं। क्लास तो सिर्फ ऐसे डिक्लेयर होती है कि आपने क्लास कीवर्ड लिखा, उसका नाम लिख दिया, बात खत्म। इसके आगे और कुछ नहीं आता ब्रैकेट में कुछ भी नहीं। लेकिन अगर सेम जिस नाम से क्लास है उसी नाम से कुछ बना हुआ है, उसके ब्रैकेट में कुछ पैरामीटर है, तो इट मीन्स के कंस्ट्रक्टर है। ये पहचान होती है कि क्या क्लास है और क्या कंस्ट्रक्टर है, तो आप इसे पहचान सकते हैं। अगर ब्रैकेट में वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड है तो ये कंस्ट्रक्टर है, ब्रैकेट में वेरिएबल्स डिक्लेयर नहीं है तो ये क्लास है। ये डिफरेंस होता है। ठीक है, अब दो तरीके के कंस्ट्रक्टर हमारे पास आते हैं। पहला कंस्ट्रक्टर हमारे पास आता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का काम होता है जैसी क्लास बनती है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बन जाता है। और जावा में आप ये क्रिएट कर सकते हैं, जावा में आप ये क्रिएट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का कुछ फायदे भी है, कुछ नुकसान भी है। फायदा ये है कि आप डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाते ही अपने क्लास के ऑब्जेक्ट्स के थ्रू कुछ भी कॉल करना शुरू कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ यू कैन यूज योर क्लास। बट प्रॉब्लम इज इन केस if you have not defined any of the values to the instance variable, then it will set a default value of 0 to the int and null to the string. अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, समझिए बात को। एग्जाम्पल लीजिए, यहां पे हमने अकाउंट नंबर लिया और इसकी कोई भी वैल्यू नहीं दी, कोई वैल्यू इनिशियलाइज की नहीं, कस्टमर नेम की कोई वैल्यू इनिशियलाइज की नहीं, मिनिमम बैलेंस की कोई वैल्यू इनिशियलाइज की नहीं, ना अकाउंट टाइप की वैल्यू को इनिशियलाइज करी। और बगैर कोई वैल्यू इनिशियलाइज करे या बगैर कोई वैल्यू सेट करे या यूजर से लिए हमने ऑब्जेक्ट बना, क्लास का ऑब्जेक्ट बना कैसे कॉल कर लिया। मैंने बोला भाई ठीक है, मैंने एसीसी नाम से ऑब्जेक्ट बनाया, एसीसी डॉट एसीसी नंबर प्रिंट कर दिया मैंने। अब प्रिंट कर दिया तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे क्या वैल्यू लाके देगा। तो क्योंकि इसका बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग था डेटा टाइप और इसकी कोई वैल्यू में डिफाइन नहीं की, तो हमें दिखा देगा नल, जबकि आंसर नल नहीं आना चाहिए। ठीक है, या अगर कोई मैंने इंटीजर लिया, डबल लिया मिनिमम बैलेंस, तो मिनिमम बैलेंस की वैल्यू दिखा देगा 0, 0.00, जो कि नहीं दिखानी चाहिए थी। कोई ना कोई वैल्यू तो जरूर थी। कोई ऐसा आपको लगता है कोई ऐसा अकाउंट किसी बैंक में खुला होगा आज तक किसी बंदे का जहां पे अकाउंट नंबर की वैल्यू कोई ना हो, कस्टमर का नाम ही अवेलेबल ना हो, उसका मिनिमम बैलेंस ना हो, अकाउंट टाइप सेविंग या करंट पता ही ना हो, कुछ भी नहीं। ऐसा कोई भी अकाउंट हम रियल वर्ल्ड में नहीं क्रिएट कर सकते, ये हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है। दैट इज वाई द इम्पोर्टेंस ऑफ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज डाउन हेयर। हम इसे नहीं यूज करेंगे, हम यूज करेंगे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कौन सा होता है, जिस कंस्ट्रक्टर के ब्रैकेट में कुछ पैरामीटर डिफाइन किए हुए, जैसे अकाउंट नंबर, नेम, बैलेंस, अकाउंट टाइप, ये पैरामीटर है। अब एक बात थोड़ी सी और गौर कीजिए जो आप अगर नोट डाउन करना चाहें, देखिए छोटा कर देता हूं मैं इसको, ठीक है, और थोड़ा छोटा कर देता हूं, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे ACC नंबर नाम का वेरिएबल डिक्लेयर है, ACC NUMBER, लेकिन कंस्ट्रक्टर के ब्रैकेट में मैं लिखा है ACC NUM, पूरा नहीं लिखा। सेम इज यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रिंग कस्टमर नेम, पूरा लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है सिर्फ नेम। यहाँ लिखा हुआ है मिन बैलेंस, यहाँ लिखा हुआ है सिर्फ बैलेंस। यहाँ लिखा हुआ है अकाउंट टाइप, यहाँ लिखा हुआ है ACC टाइप। तो कैन यू टेल मी, आर दीज कॉमन और डिफरेंट? डिफरेंट। डिफरेंट, ओके। और कोई? Anyone else who can differentiate between these two type of variables, whether they are same or different? Well, these are not different, these are common. मैं इसी अकाउंट नंबर की बात कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे ACC नम को भी अकाउंट नंबर की बात कर रहा हूँ। एक्चुअली में क्या है कि ये सेम, इसे पैरामीटर की वैल्यू पास करना बोलते हैं। ठीक है, कॉल बाय फंक्शन में आपने कॉन्सेप्ट जब सी के अंदर आपने कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस दो टॉपिक पढ़े होंगे आपने चैप्टर नंबर 5 के अंदर, चाहे फंक्शन के लास्ट में, तो वहां पे बताया जाता है कि हम किसी भी एक फंक्शन के अंदर लोकल वेरिएबल्स ले सकते हैं जिनके अंदर हम मेन वेरिएबल्स की वैल्यू को पास कर सकते हैं। तो ये ACC नम कहने के लिए लोकल वेरिएबल है, लेकिन इसके अंदर जो वैल्यू पास हो रही है वो ये वाली हो रही है जिसकी हम ऊपर बात कर रहे हैं। तो कॉल बाय वैल्यू का एग्जांपल है।
ये अकाउंट नंबर, ऊपर वाला अकाउंट नंबर है, नेम ऊपर वाला नेम है, बैलेंस ऊपर वाला बैलेंस है। लेकिन आपको बस कंफ्यूज ना हो इसलिए डिफरेंट लिखा है, मैं कॉमन भी लिख सकता था। ठीक है, अब अगर आपको इनकी वैल्यू एक्सेस करनी है तो आप, हमने यहाँ पे एक कोड लिखा है दिस डॉट एसीसी नंबर इज इक्वल टू एसीसी नम। तो मैं बताना चाह रहा हूँ भाई ये जो वेरिएबल है ना, इसके अंदर इसकी वैल्यू आनी है। तो आपने दिस कीवर्ड का इस्तेमाल पढ़ा है, यूज पढ़ा है? व्हाट इज द यूज ऑफ दिस कीवर्ड? THIS, एनीवन नोज? नो, नो सर। तो नो, ओके। दिस का जो यूज है, वो दिस जो है हमेशा लोकल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि इस फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल इस्तेमाल हो रहे हैं, ये कहता है भाई इन वैल्यूज का जो स्कोप है वो यहीं तक है, और इसकी बात कर रहा हूँ जो कि लोकल वेरिएबल है, मैं ग्लोबल वेरिएबल की बात नहीं कर रहा, किसकी बात करूँ, लोकल की। तो दिस कीवर्ड का हम इस्तेमाल करते हैं। तो ऊप्स के अंदर ये फंडा है, जब भी आप किसी फंक्शन के अंदर कोई वैल्यू असाइन करते हो किसी ग्लोबल वेरिएबल की, तो आप बताते हो कि आप इसकी बात कर रहे हो। तो ये दिस से इसको हम क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास अब देखिए हमने अब यहाँ पे हमारे पास दो तरह के कंस्ट्रक्टर हो गए। एक हमारे पास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो गया, एक हमारे पास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो गया। C++ के अंदर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली बन जाता है, जावा में आप इसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, लेकिन लॉस बस क्या होता है कि लॉस ये होता है कि जावा में अगर आपने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर पहले डिक्लेयर कर दिया, तो आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बाय डिफॉल्ट सारे वेरिएबल्स की वैल्यू डिफॉल्ट सेट कर देता है, जो कि इंटीजर के लिए 0 होती है, और जितने भी कैरेक्टर या स्ट्रिंग्स होते हैं उसके लिए नल होती है। ठीक है, तो ऐसा ना करके ये रिकमेंडेशन है कि आप पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का ही यूज करें, ताकि आपकी वही वैल्यू रिफ्लेक्ट हो जो कि आपकी ओके है। ठीक, अब अगर मैंने देखिए पहले मैंने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यूज किया, फिर उसके बाद मैंने नीचे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज कर दिया, तो इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, या आप ये भी कह सकते हैं कंस्ट्रक्टर हैविंग डिफरेंट सिग्नेचर्स। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं अल्टीमेटली इस फंडे को हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। तो इट इज आल्सो यूज्ड इन oops, इट्स अ पार्ट ऑफ oops बेसिकली। ठीक सर है, तो हमने कंस्ट्रक्टर जी जी बताइए। आर्ग्यूमेंट जिसमें करे हैं डिफाइन, तो वो हमने एक सीक्वेंस में करे हैं जो ऊपर जैसे हमने करा था, तो वो इसीलिए हमारा जो है सेम है, अकाउंट नंबर और नेम जो हमने करा है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ऑर्डर तो वही रखेंगे ना, कॉल बाय वैल्यू पढ़ा था आपने, कॉल बाय वैल्यू में ऑर्डर चेंज नहीं करते हैं, डेटा टाइप चेंज नहीं करते हैं, हम बस लोकल वेरिएबल का नाम चेंज कर देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने ऊपर ए लिया और यहाँ बी ले लिया, तो ए की वैल्यू ही बी जो है ए की वैल्यू को रेफर कर रहा है, लेकिन डेटा टाइप ए का भी इंट था और डेटा टाइप बी का भी इंट रहेगा, ये कंडीशन है। अगर आपने ये बदल दिया तो एरर फेंक देगा कंपाइलर, कहेगा भाई क्या कर रहे हो, वैल्यू तुम इंटीजर पास करो ऊपर वाले में और तुमने बी की वैल्यू कैरेक्टर दे दी, तो मैं कैरेक्टर के अंदर इंटीजर वैल्यू कैसे स्टोर करूं। ठीक है, तो ये कॉमन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नाम चेंज कर सकते हैं आप। ठीक है, चलो अब देखिए थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। जो मैंने कल आपसे कॉन्सेप्ट बताया था कि जैसे हम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, अकाउंट नाम की क्लास है और इसी से हमने ऑब्जेक्ट बनाया इज इक्वल टू न्यू अकाउंट, और ये वैल्यू पास कर दी। ठीक है, अकाउंट नंबर हो गया, या अकाउंट का नेम हो गया, ये मिनिमम बैलेंस हो गया, या अकाउंट का टाइप सेविंग हो गया, ये वैल्यूज आ गई अल्टीमेटली। ठीक है, तो जैसे ही आप अकाउंट क्रिएट किया और वैल्यू से मिली, तो मैंने आपको कल बताया था दो मेमोरी होती है प्रोग्रामिंग के लिए। कंपाइलर दो मेमोरी का इस्तेमाल करता है, एक मेमोरी होती है हीप मेमोरी, जिसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूँ कि रैम के अंदर एक ब्लॉक हमें दे दिया जाता है और कहा जाता है भाई इसके अंदर ये एक एक्सटेंडेड मेमोरी होती है, डायनेमिक मेमोरी होती है, और आप इसका इस्तेमाल कर ले। दूसरी मेमोरी होती है स्टैक मेमोरी। स्टैक मेमोरी का स्टैक से कोई लेना देना नहीं है। जैसे आपने डेटा स्ट्रक्चर में स्टैक पढ़ा ना, तो इट इज नॉट लाइक दैट कि स्टैक नहीं है, कभी आप सोचो कि स्टैक होगा भाई बिल्कुल वैसे काम करेगा, नहीं। स्टैक मेमोरी ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करती है, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट्स को। मैंने एक स्टैक तरीके से मेमोरी बनाई, स्टैक मतलब स्टैक नहीं बनाया मैंने, मैंने ऐसे ही एक मेमोरी क्रिएट करी, 2 मिनट में यहाँ बना देता हूँ। मैंने ऐसी ही एक मेमोरी स्टोर करी, है ना, जैसे आप करते थे नॉर्मली। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट 1 की वैल्यू ऑब्जेक्ट 1 आ गया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट 2 आ गया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट 3 आ गया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट 4 आ गया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट 5 आ गया, ऐसे। तो इस मेमोरी को जहाँ पे सिर्फ हम ऑब्जेक्ट स्टोर कर रहे हैं, इस मेमोरी को हम स्टैक मेमोरी कह देते हैं। ऐसा मत समझना कि ये इस तरीके से काम करेगी, ये स्टैक ऐसे तो हुआ करता था आपका, देखिए, है ना, फर्स्ट इन लास्ट आउट, कि सबसे पहले यहाँ पे ऑब्जेक्ट 1 की वैल्यू स्टोर हुई,
फिर उसके ऊपर ऑब्जेक्ट 2 की, फिर ऑब्जेक्ट 3 की। अब अगर ये ऐसा दिखेगा तो जाहिर सी बात है, स्टैक का तो रूल है कि आप लास्ट वाली वैल्यू को तब तक एक्सेस नहीं कर सकते जब तक कि उसके ऊपर की वैल्यूज खाली ना हो जाए। तो आपको ऑब्जेक्ट 3, ऑब्जेक्ट 2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तब आप ऑब्जेक्ट 1 की वैल्यू यूज कर पाएंगे। तो नहीं, इट इज नॉट लाइक दैट, दिस इज नॉट लाइक दैट एक्चुअली, दिस इज लाइक दैट, दिस लाइक दिस अल्टीमेटली। ठीक है, तो स्टैक मेमोरी के ऊपर आपका ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट के अंदर एड्रेस स्टोर होता है। अब सवाल ये एड्रेस किस चीज का होता है, तो मैंने आपको कल ही बताया था कि जितने भी आपके मेंबर वेरिएबल और मेंबर फंक्शंस हैं, देखिए अकाउंट नंबर इतना था, कस्टमर नेम ये है, बैलेंस इतना है, अकाउंट टाइप ये है, तो ये मेरी एक कंप्लीट वैल्यू है क्लास की। तो इसको मैंने स्टोर कर दिया, और इसको जहां स्टोर किया है उस पर्टिकुलर लोकेशन का एड्रेस है 10101011, जो कि ये रहा। ठीक है, तो जब भी आप ऑब्जेक्ट से कहते हैं कि भाई ऐसा है, मुझे कस्टमर नेम की वैल्यू बताओ क्या है, तो फौरन वो क्या करता है, इस एड्रेस पे जाता है, वहां से जॉन की वैल्यू उठाता है और आपको प्रिंट करके दे देता है। आपने कहा भाई मुझे बताओ अकाउंट का टाइप क्या है, वो फौरन इस एड्रेस पे जाएगा, चेक करेगा कहाँ पे ऑब्जेक्ट है, भाई ये रहा, इस एड्रेस पे जाएगा, अकाउंट टाइप क्या है, सेविंग है, आपको वैल्यू देता है। आप पूछेगा अकाउंट नंबर बताओ, वो फिर से इस हीप मेमोरी के एड्रेस पे जाएगा, बोलेगा भाई अकाउंट नंबर है 32534। ठीक है, अब देखिए अक्सर लोग कंफ्यूज करते हैं कि अकाउंट नंबर, कस्टमर नेम, मिनिमम बैलेंस, तो ये सब तो ऐसे होना चाहिए था, पहले ब्लॉक के अंदर अकाउंट नंबर, दूसरे ब्लॉक के अंदर ये कस्टमर नेम, तीसरे ब्लॉक के अंदर बैलेंस, चौथे ब्लॉक के अंदर अकाउंट का टाइप। ये ऐसे काम नहीं करता, ये ऐसे काम करता है हीप मेमोरी में कि एक जगह सारी वैल्यू स्टोर कर दी जाती है। जब भी आप उससे पूछते हो भाई वैल्यू कहाँ पर, देखिए एग्जांपल समझाता हूँ। एक बैग लीजिए, थैला होता है ना, बैग होता है, बैग लीजिए, उसके अंदर 4-5 बॉल डाल लीजिए, है ना, अलग अलग कलर की 5 बॉल डाल लीजिए। मैंने आपसे बोला रेड बॉल देना, तो आप कहाँ चेक करोगे, रेड बॉल, ब्लू बॉल, ग्रीन बॉल, येलो बॉल, ब्लैक बॉल, सारी बॉल्स जो है वो थैले के अंदर है ना, तो आप हर बार थैले में चेक करोगे, है ना। तो ये हीप मेमोरी में ये जो पूरी मेमोरी है, ये उस थैले जैसी है, बैग जैसी है, दिस मेमोरी इज जस्ट लाइक अ बैग। अब बैग के अंदर एड्रेस थोड़ा है कि साहब बैग के अंदर पहले क्वाड्रेंट में रेड बॉल है, दूसरे क्वार्टर के अंदर ग्रीन बॉल है, तीसरे क्वार्टर के अंदर ब्लैक बॉल है, ऐसा तो नहीं होता। आप नॉर्मली बैग में चेक करते हो, डेटा निकालते हो, दे देते हो। तो दिस हीप मेमोरी just act like bag, and these all values of the objects, member instance variable act like balls, इसमें अगर आपको कोई छोटा सा भी डाउट है अंडरस्टैंडिंग में तो मुझे बताइए। देखिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू आर डूइंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के ऑब्जेक्ट कैसे स्टोर होता है, कहाँ स्टोर होता है, कैसे डेटा रिट्रीव करता है, कैसे डेटा कॉल करता है, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, और ये आपसे हर इंटरव्यू में पूछा जाएगा, यकीन मानिए, आप बच ही नहीं सकते। स्टार्टिंग यहीं से होती है अगर आपको प्रोग्रामिंग के लिए जॉब स्टार्ट करनी है। तो प्लीज लेट मी नो इन केस यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग, बताएं। क्लियर एकदम फंडा, ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको? यस सर। ओके ठीक है, देखिए मैंने एक चीज लिख रखी है, ऐसा नहीं है, इस बुक के अंदर मैंने एक चीज क्लियरली मेंशन कर रखी है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस आपको थोड़ा सा कंसेप्ट समझना है। और बीइंग अ प्रोग्रामर, आप जितने भी प्रोग्रामिंग को पसंद करते हो, प्रोग्रामर बनना चाहते हैं, बीइंग अ प्रोग्रामर हमारा छोटे से छोटा बेस क्लियर होना चाहिए, तभी हम प्रोग्रामिंग का कंटेक्ट समझ पाएंगे। नहीं तो कभी भी आप अपने कोड के अंदर प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, कहाँ दिक्कत आ रही है, कहाँ डीबग करने की जरूरत है, कहाँ डीबग कर पाओगे नहीं कर पाओगे, सब तब डिसाइड कर पाओगे, फंडे क्लियर है। आपको नहीं पता हीप मेमोरी क्या है, तो आप हीप मेमोरी अच्छे से पढ़िए पहले, और मुझे लगता है डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ा है तो हीप मेमोरी पता होनी चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टैक मेमोरी थोड़ी डिफरेंट थी, तो मैंने आपको बखूबी एक्सप्लेन कर दिया कि दिस इज नॉट अ टाइप ऑफ स्टैक विच वी आर यूजिंग हियर, दिस इज द टाइप ऑफ स्टैक वी आर यूजिंग हियर। ठीक है, वी कैन एक्सेस any object of the class any time from this memory। ये एक सीक्वेंशियल मेमोरी होती है, आप जब चाहे डायरेक्टली किसी भी ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकते हैं। स्टैक वाला फंडा नहीं है कि सबसे नीचे वाले को एक्सेस करने के लिए उसके ऊपर वाली वैल्यूज को हटाना पड़ेगा, नो, नथिंग लाइक दैट, डू नॉट गेट कंफ्यूज प्लीज। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे तो स्टैक होगा, स्टैक तो ऐसे काम करता है। अब सर ने क्या बता दिया कि ऑब्जेक्ट 1 को आप ऑब्जेक्ट 3 से पहले कॉल कर सकते हो, तो पॉसिबल ही नहीं। ठीक है, तो दिस इज नॉट लाइक दिस, दिस इज लाइक दिस, सॉरी, ठीक है, दिस इज लाइक दिस। ओके आगे हम लोग देखेंगे कि किसी भी डेटा को
डेटा को प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है ऊप्स के अंदर। कोई भी डेटा आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाते हो, आप बहुत लेवल की प्रोटेक्शन अप्लाई कर सकते हो। आप बीइंग अ प्रोग्रामर आपके पास पूरा राइट होता है कि दूसरा बंदा आपकी क्लास के लिखे हुए डेटा को किस तरीके से यूज कर पाए या ना कर पाए, या आपके हाथ में होता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं एक्सेस स्पेसिफायर। एक्सेस स्पेसिफायर हम कल पढ़ेंगे क्लास के अंदर। there's only one minute remaining while ending the class, so we will study it tomorrow. Okay, any doubts? सर नोट्स शेयर कर दो। ओके बेटे, मैं जितना पढ़ाता हूँ उतने नोट्स शेयर करता जाऊंगा आपको, डोंट वरी। ओके, सबने अटेंडेंस मार्क कर दिए? ठीक है, थैंक यू।